Friends, welcome to Shri Digambar Institute of Technology, Dausa. Myself Reena Charwal from Electronics and Communication Department. Today I discuss about the topic of stability. So generally, a stable system is one in which a small input lead to output that do not diverge. Means a stability is the ability of the system to perform satisfactorily. Basically, it is a process to find out a system is stable or not. जनरली जो स्टेबिलिटी होती है वो हमें किसी भी सिस्टम के लिए ये बताती है कि वो स्टेबल है या अनस्टेबल है. सो जनरली अगर कोई सिस्टम स्टेबल है मीन्स वो बीबो के कॉन्सेप्ट को सेटिस्फाई कर रहा है. अब बात आती है कि बीबो क्या होता है. डेट मीन्स बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट. मीन्स अगर बाउंडेड इनपुट पर हमें बाउंडेड ही आउटपुट मिल रहा है डेट मीन्स सिस्टम इज स्टेबल. बट बाउंडेड इनपुट पर हमें अनबाउंडेड आउटपुट मिल रहा है दैट इज अनस्टेबल. सो हम कह सकते हैं कि द कंडीशन इन विच बीबो कॉन्सेप्ट इज सेटिस्फाइड इज नॉन एज स्टेबल सिस्टम एंड द सिस्टम इन विच बीबो कॉन्सेप्ट इज नॉट सेटिस्फाइड इज नॉन एज अनस्टेबल सिस्टम. आगे बात करते हैं कंडीशंस की. कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी इन एलटीआई सिस्टम. सो हियर फर्स्ट पॉइंट है कि when the system excited by a bounded input the output is bounded. मीन्स वही बीबो का कॉन्सेप्ट कि अगर हमने बीबो का कॉन्सेप्ट लगाया है और इनपुट में बाउंडेड इनपुट दिया है तो आउटपुट बाउंडेड ही आएगा. सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि इन द एब्सेंस ऑफ द इनपुट द आउटपुट टेंड्स टू ज़ीरो इररेस्पेक्टिव ऑफ द इनिशियल कंडीशन. कि इनपुट के एब्सेंस में आउटपुट कितना आएगा ज़ीरो. बट किस फॉर्म में किस कंडीशन के अप्लाई होने पर जब वो इनिशियल कंडीशन पे ही वर्क कर रहा है. बेसिकली जो सिस्टम्स की स्टेबिलिटी होती है वो जनरली एलटीआई सिस्टम के बारे में यहाँ बता रहे हैं. सो एलटीआई सिस्टम क्या होता है. लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम. लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम. लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम स्टेबल होगा. कंडीशन मैं दो ही बता रही हूँ. एक कंडीशन है कि वो बीबो के जो कॉन्सेप्ट है उसको सेटिस्फाई कर रहा है और दूसरा कि इनिशियल कंडीशन पे हमारा जो भी आउटपुट है वो ज़ीरो होगा. सो ये दो कंडीशंस हैं. अब यहाँ पर वन बाय वन इसको और अच्छे से समझने के लिए इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं. दैट इज़ फर्स्ट पॉइंट है कि सिस्टम स्टेबल है अगर उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के थ्रू जितने भी रूट्स आए हैं वो सारे एस प्लेन के लेफ्ट हैंड साइड पर हो. और सिस्टम अनस्टेबल है अगर जितने भी रूट्स हैं वो हमारे एस प्लेन के राइट हैंड साइड पर हो. अदरवाइज वो कैसा होगा. मार्जिनली स्टेबल. मीन्स अगर स्टेबल और अनस्टेबल्स के लिए जो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती हैं और सिस्टम इज़ मार्जिनली स्टेबल इफ़ रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हैव ज़ीरो रियल पार्ट एंड पोल इज़ नॉट रिपीटेड और रूट्स आर ऑन इमेजनरी एक्सिस एंड सिंपल. मीन्स अगर हमारे रूट्स हैं जो इमेजनरी एक्सिस पर अराइव्ड हो तो वो जो सिस्टम होगा वो हमारा मार्जिनली स्टेबल होगा. सो हम ये भी कह सकते हैं कि ए सिस्टम इज़ कॉल्ड मार्जिनली स्टेबल इफ़ द रूट्स हैव अ ज़ीरो रियल पार्ट and pole is not repeated or roots are on j omega axis means real imaginary axis. So these are the three conditions that more precisely clear the concept of stability in LTI system. Next, why investigate stability? सो स्टेबिलिटी को इन्वेस्टिगेट क्यों किया गया.
सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू जो है वो है किसी भी कंट्रोल सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए। सेकेंड, अनस्टेबल फीडबैक सिस्टम इज़ ऑफ नो प्रैक्टिकल वैल्यू, दैट्स वाई वी इन्वेस्टिगेट स्टेबिलिटी। एंड थर्ड इज a stable system should exhibit a bounded output if the corresponding input is bounded. So this is the main reason for investigate the stability. आगे बात करते हैं स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट की। वही कॉन्सेप्ट में हमें 3 पॉइंट ही समझने हैं, स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी एंड मार्जिनली स्टेबल। स्टेबल में मैंने अभी अभी बताया है कि इफ़ हमारा जो भी रूट है वो एस प्लेन के लेफ्ट हैंड साइड पर लाई कर रहा है, सो सिस्टम होगा हमारे पास स्टेबल। अगर रूट हमारे राइट हैंड साइड पे लाइज कर रहे हैं तो अनस्टेबल। और हमारा मार्जिनली स्टेबल तब होगा जब वो लिमिटेडली स्टेबल हो और जितने भी हमारे रूट्स है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के उसमें ज़ीरो तो रियल पार्ट हो, पोल रिपीट ना हो रहे हो और रूट्स सारे के सारे जे ओमेगा एक्सिस पर ही अराइव्ड हो रहे हो, मीन्स इमेजनरी एक्सिस पर ही आ रहे हो। सो हियर इफ द नेचुरल रेस्पॉन्सेज अप्रोचेज ज़ीरो एज टाइम अप्रोचेज इन्फिनिटी इन अनस्टेबल सिस्टम, if the natural response grows without bound as time approaches infinity, and in marginally stable if the natural response neither decay or nor grow but remain constant or oscillates as time approaches infinity. So this is the major concept for stability. Now roots of the characteristic equation. So here 4 रूट्स दिए हुए हैं, जनरली मीन्स 4 रूट्स इन द सेंस यहाँ 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें। वो 4 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट, ऑल द रूट्स हैव नेगेटिव रियल पार्ट। अगर सारे रूट्स में नेगेटिव रियल पार्ट्स हो तो वो स्टेबल सिस्टम होगा और उसकी जो लोकेशन होगी एस प्लेन में वो कुछ इस तरीके से हो। सेकंड है, एटलीस्ट वन रूट हैज़ पॉजिटिव रियल पार्ट। जब ऐसा हो तो अनस्टेबल सिस्टम को शो कर रहा है और उसकी जो लोकेशन होगी रूट्स की एस प्लेन में वो कुछ इस तरीके से होगी। थर्ड है, रिपीटेड रूट्स ऑन जे ओमेगा एक्सिस एट ऑरिजिन, तब भी हमारी वो किसको शो करेगा, अनस्टेबिलिटी को शो करेगा और जो लोकेशंस होगी रूट्स की एस प्लेन पर वो कुछ इस तरीके से होगी। एंड फोर्थ है, नॉन रिपीटेड रूट्स ऑन जे ओमेगा एक्सिस और एट ऑरिजिन, तब वो मार्जिनली स्टेबल होगा, तो उस टाइम पे उसकी जो लोकेशन होगी रूट्स की वो कुछ इस तरीके से होगी। यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा है जो हमारे हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमारी रियल एक्सिस को शो कर रही है और जो हमारे पास वर्टिकल एक्सिस है वो हमारी इमेजनरी एक्सिस को शो कर रही है और ये होल किसको शो कर रहा है, एस प्लेन को। सो बेसिकली जब लेफ्ट मोस्ट साइड पे हमारे पास रूट्स अलाई कर रहे हैं तो वो स्टेबल, राइट हैंड साइड पे कर रहे हैं तो अनस्टेबल, और इफ़ रिपीट कर रहे हैं रूट्स जे ओमेगा एक्सिस पे या नॉन रिपीटेड रूट्स है तो उनकी लोकेशन कुछ इस तरीके से होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव स्टेबिलिटी के। सो एब्सोल्यूट जो स्टेबिलिटी होती है वो जनरली सिस्टम जैसा हमारा स्टेबल है, जितने भी हमारे पैरामीटर्स दे रखे हैं, जितने भी हमारे वैल्यूज़ दी हुई है उनके लिए अगर सिस्टम स्टेबल है तो वो जनरली बात होगी कि वो एब्सोल्यूट स्टेबल होगा। और अगर हमारी जितने भी हमें पैरामीटर्स दिए हुए हैं और जितने भी हमें वैल्यूज़ दी हुई है, या बेसिकली हम कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी जनरली रेफर्स टू अ रिलेटिव स्टेबिलिटी, means how much stable the system is depends on relative stability. Means in absolute stability it is qualitative analysis of stability और it is comparative analysis of stability. नाम से ही पता लग रहा है वो क्लियर रिस्पॉन्स देता है अबाउट स्टेबिलिटी और ये थोड़ा कंपैरिजन करता है देन रिक्वायर्ड स्टेबिलिटी को बताता है। सेकेंड है एब्सोल्यूट में, इट कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द लोकेशन ऑफ द रूट्स ऑफ द कैरेक्टर इक्वेशन इन एस प्लेन, एंड इन दिस द मैक्सिमम ओवरशूट, डैम्पिंग रेशियो, गेन मार्जिन, फेज मार्जिन आर द मेजर ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी।
सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि सिस्टम रिलेटिवली मोर स्टेबल है या अनस्टेबल है, वो जनरली डिपेंड करेगा उसके सेटलिंग टाइम पे। सो दीज आर द 2 बेसिक पॉइंट्स ऑफ स्टेबिलिटी। अब आता है रूथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। तो रूथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जिनकी हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट स्टेप है कि सबसे पहले तो हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को डिटरमाइन करना है, जो कि होता है 1 + g ऑफ एस एच एस इज इक्वल्स टू 0। मीन्स 1 + g ऑफ एस एच ऑफ एस इज इक्वल्स टू 0। और वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किस फॉर्मेट में होगी? कुछ इस फॉर्मेट में, जिसकी हमें डिटरमाइन करनी है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है हमें? सेकंड पॉइंट पे रूथ एरे को बिल्डअप करना है। तो रूथ एरे को बिल्डअप करने के लिए हमारे पास कुछ इस तरीके का फॉर्मेट होगा जिसके थ्रू हमें बिल्डअप करना है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी हुई है जिसमें हाईएस्ट पावर है इसकी 4 है, तो यहाँ पे 4, 3, 2, 1 एंड 0 लिख दिया। उसके बाद में जितने भी वेरिएबल्स दे रखे उनको असाइन कर दिया। जैसे S4 में हमारे पास वेरिएबल्स है A1, तो यहाँ A1 लिख दिया। S3 में S3 में A2 है तो वो यहाँ लिख दिया। S2 में A3 है वो यहाँ, उसमें फिर उस बाद में S1 में A4 है दैट इज़ यहाँ। फिर उसके बाद में 0 मतलब S⁻0 में A5 है दैट इज़ ये, और वो है ही नहीं तो 0। फिर इनके थ्रू हम लोग आगे फैक्टर्स निकालते हैं। जैसे कि पहला फैक्टर है A2 A3 माइनस A1 A4 बाय A2। सेकंड है A2 A5 माइनस 0 A1 अपॉन A2। फिर इसी तरीके से इसका जो फॉर्मेट आएगा उसको इससे फिर अपॉन में x1 एंड सिमिलरली हमको सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। सो बेसिकली रूथ एरे में सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिटरमाइन करनी है। सेकंड, जितने भी हमारे पास रूथ एरे के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे रखी है सिस्टम की, उसके थ्रू हमें रूथ एरे बिल्डअप करना है और जहाँ भी मिसिंग हो कोफिशिएंट वहाँ 0 असाइन करना है। और इस तरीके से हमें इनकी स्टेप्स को आगे बढ़ाना है। आगे बात करते हैं थर्ड स्टेप की। तो हमारे पास जब स्टेबिलिटी को चेक कर रहे होंगे तो डिटरमाइन करेंगे टोटल नंबर ऑफ साइन चेंजेस को। अगर हमारे पास फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट एरे में जो टोटल नंबर ऑफ साइन चेंज हो रहे हैं तो वो जो भी साइन चेंज हो रहे हैं वो इंडिकेट कर देंगे द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो इफ़ देयर इज़ नो साइन चेंज इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ एरे इट इंडिकेट्स सिस्टम इज़ स्टेबल। मतलब ये है कि अगर हमारे एरे में फर्स्ट कॉलम में कोई भी साइन में चेंजेस नहीं आ रहे तो वो स्टेबल होगा, और अगर चेंजेस आ रहे हैं तो अनस्टेबल होगा। तो ये है हमारे 3 स्टेप्स जो कि रूथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया को शो करेंगे। फिर आती हैं नेसेसरी कंडीशंस फॉर अ सिस्टम टू बी स्टेबल आर। तो फर्स्ट कंडीशन है none of the coefficient of the characteristic equation should be missing or 0. So this is the first necessary condition. And the second condition is every coefficient of the characteristic equation should be real and have the same sign. And third, if characteristic equation contains either only odd or even power of s, this indicate the root have no real part and possess only imaginary part. So these are the necessary condition of the system. आगे बात करते हैं लिमिटेशंस की। तो फर्स्ट लिमिटेशन है when the first element of any row is 0 and the same remaining row contains at least one non-zero element, such problem can be solved by the following method. मीन्स क्या कह रहा है कि इसमें फर्स्ट एलिमेंट ऑफ किसी भी रो का तो 0 और बाकी सारे जो भी सेम रिमेनिंग रो हैं उनमें एटलीस्ट एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट हो, तो उस तरीके की जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको इन मेथड्स के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो मेथड फर्स्ट है टू ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी यूज़ s इज इक्वल्स टू 1/z। मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी तो s की जगह पर हमको क्या पुट करना है 1/z and determine f of z equation and repeat Routh array calculation for f of z
एंड हेंस चेक द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। एंड सेकेंड मेथड कहता है रिप्लेस द ज़ीरो बाय अ स्मॉल पॉजिटिव नंबर दैट इज एप्सिलॉन। एंड नाउ वी कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है 2 raised to power s5 plus s4 plus 6s cube plus s plus 1 is equivalent to 0। रूथ हैरे डिफाइन करते हैं। हाईएस्ट s5 है, s5 s4 s3 s2 s1 s0 ये लिख दिया। अब देखो s5 पे कोफिशिएंट है 2, s4 पर है 1, s3 पर है 6, s1 पर है s1 पर है 3 और 0 पर है 1। हमें यही दे रखा है कोफिशिएंट हमारे पास। सो बेसिकली हमने यहाँ पे उन कोफिशिएंट्स को असाइन कर दिया। असाइन करने के बाद में हमने यहाँ देखा है, अगर मैं जनरली अगर देखूँ तो यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे जो थर्ड नंबर पे जो हमारे पास ज़ीरो एलिमेंट आ रहा है, क्योंकि देखो 6 एकम 6, 3 दूनी 6, 6 माइनस 6 इज़ 0 बाय 1 तो 0 आएगा। तो 0 को यहाँ किससे रिप्लेस किया गया है, एप्सिलॉन से, और उसके बाद होल प्रोसेस को आगे बढ़ाया गया है। तो सेकंड मेथड कहता है कि जब भी हमें कोई ज़ीरो एलिमेंट दिखे तो उसको स्मॉल पॉजिटिव नंबर से रिप्लेस कर दो जो कि एप्सिलॉन होगा। आगे बात करते हैं हम लोग कि व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो आर ज़ीरो, जब सारे के सारे एलिमेंट्स किसी भी रो के ज़ीरो होंगे तो उस टाइम पे हमें क्या होगी, जो भी ऑक्सिलरी इक्वेशन दे रखी होगी उसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू एस, एंड उसके बाद में जो भी हमारे पास एलिमेंट्स है एज यूजुअल उनको डिटरमाइन करना है। सो ये है हमारे पास सेकंड मेथड। सो आगे बात करते हैं एग्जांपल्स की। यहाँ दिया हुआ है विद द हेल्प ऑफ रूथ हार्विट्ज़ क्राइटेरिया कमेंट अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ दिस सिस्टम हैविंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो 10s4 प्लस 9s क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 9, s4 s3 s2 s1 s0 ये हमने डिफ़ाइन कर दिया। s4 के साथ 10 है, s3 के साथ 9, s स्क्वायर के साथ 3, 6, 9 एंड लास्ट एलिमेंट 0। अब देखो 9 इंटू 3 नोतिया 18 माइनस 10 छिंग 60 बाय 9, तो हमारे पास बेसिक सी बात है क्या आएगा, माइनस के 3.67। इसी तरीके से सेकंड एलिमेंट निकालेंगे तो 9 इंटू 9 माइनस 10 इंटू 0 बाय 9, सो आफ्टर सॉल्विंग दिस इट ऑब्टेन 9। सो x2 की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 9। आगे देखिए x3 हमारे पास ऑब्वियस सी बात है एलिमेंट x3 0 आएगा। अब y1 की बात करते हैं तो y1 होगा कैलकुलेट 6x1 माइनस 9x2 बाय x1, so put the value of x1 and solve this, so we obtain 28.07। similarly y2, similarly y3 एंड इसी तरीके से z1, z2 और z3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इन सारी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे रूथ एरे में, यानी कि जो जो भी वैल्यू आई है हमें उसको सब्सटीट्यूट करना है। अब चेक करते हैं कि इसमें कोई साइन चेंज हो रहा है क्या। तो देखो फर्स्ट कॉलम में साइन चेंज हो रहा है, एक वैल्यू नेगेटिव में आ गई। तो जब फर्स्ट कॉलम में साइन चेंज हो रहा है तो हमारे पास बेसिकली 2 साइन चेंज हो रहे हैं फर्स्ट कॉलम में, तो ये इंडिकेट करता है कि जो 2 रूट्स हैं वो राइट हाफ प्लेन पे सिचुएटेड होंगे, तो सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल। तो बेसिक से ये भी कह सकते हो कि जब भी हमारे पास कॉलम में साइन चेंज हो रहा है तो वो अनस्टेबल होगा। सेकेंड क्वेश्चन है बाय मीन्स रूथ क्राइटेरिया फाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ दिस सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो s5 प्लस s4 प्लस 3s क्यूब प्लस 9s स्क्वायर प्लस 16s प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। रूथ एरे डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के बाद में वही फॉर्मेट में मल्टीप्लाई इस तरीके से 1 इंटू 9, 3 इंटू 1, सो जो भी हमारे पास, तो फर्स्ट होगा 3 माइनस ये हमारे पास 9 इंटू 1 9 अपॉन 1, तो 3 माइनस 9 माइनस का 6 अपॉन 1 यानी ये माइनस का 6। फिर आगे भी इसी तरीके से सारे फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, लेकिन हमें दिखाई दे रहा है कि पहले ही कॉलम में हमारे पास साइन चेंज हो गया, तो सिस्टम हमारे पास क्या होगा, अनस्टेबल। सो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर हमारे फर्स्ट कॉलम में साइन चेंजेस हो रहे हैं
इसका मतलब सिस्टम अनस्टेबल है। और इफ़ अगर हमारे साइन चेंजेस नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो सिस्टम होगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। सो ये पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। थैंक यू।